आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग सर। केम छो? सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग सर। केम छो? કેમ છો? મજામાં સર. મજામાં સર. हमारे विद्यालय में तमारू स्वागत छे। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे विद्यालय में स्वागत है। वेरी गुड रिस्पॉन्स। सर इसमें मैं थोड़ा करेक्शन चाहूंगा। हाँ। अगर इसको हम एकदम शुद्ध गुजराती में करेंगे हाँ। तो इसमें होगा कि हमारी निशाळમાં તમારું स्वागत છે। अच्छा, ठीक। हमारी निशाळમાં કે हमारी शाळाમાં તમારું स्वागत છે। अच्छा। ठीक है, चलिए। तो भावेश जी तो हालांकि मैं उनको आज तो गेस्ट है वेबिनार के लिए, लेकिन चूंकि वो इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं तो और हमसे भी पहले से जुड़े हुए हैं तो शायद उनकी बिलोंगिंग तो और ज़्यादा होगी केवी झगराखंड के लिए। फिर भी चूंकि वेबिनार में वे आज गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और धन्यवाद सर। ये वेबिनार जो है कल्चरल एक्सचेंज के तहत पार्टनर स्टेट जो है हमारा गुजरात मिला है। केंद्रीय विद्यालय झगराखंड को रायपुर रीजन, पूरे रायपुर संभाग को मिला हुआ है। तो इसके तहत ये वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो मिस्टर भावेश जो कि पहले यहाँ कार्य कर चुके हैं केवी झगराखंड में, मैं एक बार पुनः उनका स्वागत करता हूं। और धन्यवाद मैं सर। कि वे भी हमारे विद्यालय के बच्चों से और स्टाफ से रूबरू हों और उनको बहुमूल्य जानकारी दें गुजरात स्टेट के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उनको इनवाइट करता हूँ, स्वागत करता हूँ एक बार पुनः कि वे गुजरात स्टेट के बारे में बच्चों को, स्टाफ मेंबर्स को। नमस्कार सभी को। नमस्कार। और इसमें मैं देख रहा था कि टोटल 80 पार्टिसिपेंट्स से भी ज्यादा जुड़े हुए हैं और इसमें काफी बच्चे ऐसे होंगे तो शायद मुझे जानते होंगे। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गेस्ट तो शायद मैं अपने आप को कहलवाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी मैं झगराखंड की बात करता हूँ तो सर वो मेरा हमेशा सेकंड होम रहा है और मैं सबसे ज्यादा वहाँ पे रहा हूँ। मैंने 2008 में ज्वाइन किया था और मैं 2016 में वहां से गया था। और कल मेरी सर से बात भी हो रही थी। तो टीजीटी इंग्लिश के रूप में मैंने ज्वाइन किया वहां पे। तो मेरे पहले कोई वहां पे रेगुलर नहीं था, मेरे बाद भी कोई रेगुलर नहीं है। तो अब जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी गुजरात के बारे में वो गौरव सर ने इतनी अच्छी डिटेल में दी, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं। मैं 2-3 चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने बता दिया, जो इसका मोटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जो हम बाकी स्टेट्स के साथ जुड़ते हैं। हमारा जो एम है वो इसमें एक हार्मनी हम क्रिएट करते हैं इसके थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू। ये हमारा एक मोटिव है इसमें। और गुजरात का कल्चर एक ऐसा है, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा ज्योग्राफिकल चीज से, कि बड़ा सुंदर सा मैप हमारा इंडिया का है। और बीइंग गुजराती में कहूंगा इतना ही सुंदर मैप गुजरात का है। देखिए अगर मैप में, तो गुजरात का मैप जितना सुंदर है उतना ही इंडिया का मैप सुंदर है। बाकी कोई ये मैं कोई डिफरेंसेस नहीं वो बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह मैं गुजरात को देखता हूँ तो उसका जो मैप है बड़ा सुंदर सा लगता है मुझे। और अगर आप इसको एक भारत माता के रूप में देखते हैं तो जो राइट हैंड है तो बनता है। अगर 6100 किलोमीटर लंबा अगर समुद्र किनारा है पूरे इंडिया का, तो उसका उल्टा 1600 किलोमीटर गुजरात का है। इस तरह से मैं कभी इसको याद रखता था। और गुजरात इस तरह से डाइवर्सिटी में बटा है, तो कल्चर को लेके कह लो या आप ज्योग्राफिकल उसको कह लो। एक बहुत बड़ा रेगिस्तान जो है, रण, जो सर ने बताया वो वहां पे है। उतना ही फर्टाइल एरिया जहाँ पे अमूल डेयरी हमारी पड़ती है, चारों तरफ का जिसको हम प्रदेश कहते हैं, वो है। और इतना ही लंबा समुद्र किनारा। ये 3 चीजों में अगर मैं मेन ज्योग्राफिकल उसको बांटूं तो ये 3 चीजों पे बेस्ड, या रेगिस्तान या रण को तो हम छोड़ दो, लेकिन बाकी 2 चीजें इस पे इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा विकास हुआ है। गुजरात का जो इंडस्ट्रियल जो एस्पेक्ट है वो इसके कारण काफी रिच है। ठीक है, लोगों की कल्चर के सामने अच्छे
बेटा ये बच्चे माइक ऑफ करो बेटा, ध्यान से सुनो सर क्या बता रहे हैं, अपना माइक ऑफ रखो सब बच्चे। तो गुजरात के कल्चर की बात सर ने पहनावे की और बाकी त्योहार की बहुत डिटेल में उन्होंने कर दी। एक चीज उन्होंने बताई थी कि दो जो ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, इसमें एक सोमनाथ था और दूसरा उन्होंने शायद मिस कर गए, वो नागेश्वर नाम है उसका। तो अभी मैं द्वारका में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ से 15 किलोमीटर वो है, तो नागेश्वर दूसरा ज्योतिर्लिंग पड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ गुजरात में है, तो नागेश्वर है। द्वारका 4 धाम में से एक है। तो और उन्होंने त्योहारों के बारे में बताया, पहनावे के बारे में बताया, जो हमारा फूड कल्चर है उसके बारे में बताया। लोग यहाँ के जो है बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इसीलिए कभी कभी मैं अपने दोस्तों से मजाक में कहता भी हूँ कि एक अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटी जिसमें सिर्फ 5 केंद्रीय विद्यालय है, जबकि ज्यादा होने चाहिए, तो पब्लिक जो एजुकेशन है उसको लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि सरकारी। और बिजनेस माइंडेड लोग हैं, और लोग अच्छे होते हैं, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है बहुत अच्छा है, तो लोगों से जुड़ना चाहते हो, और वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि लोगों से सामंजस्य बना के रखें। इस प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। ये भी है कि थोड़े भोले भी हैं, कभी कभी किसी की बातों में आके कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जो कभी कभी एक ब्लेमिश हो जाता है पूरे स्टेट पे। लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा कल्चर, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे। सेफ्टी, विमेन सेफ्टी को लेके काफी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो औरतें हैं यहाँ पे बहुत सेफ हैं इस मामले में लेके, और काफी एक अच्छा माहौल उनको मिलता है यहाँ पे। तो वर्क कल्चर कह लो या फिर कुछ भी इस तरह से, उनका जो सोशल जो एटमोसफियर बहुत अच्छा है। बाकी सर मैं चाहूंगा कि फैक्चुअल कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास ज्यादा थी नहीं, क्योंकि सर ने सब कवर कर लिया था। बच्चों के क्वेश्चन आंसर का मैं ले सकता हूँ, बच्चों के जो डाउट्स हैं या कुछ वो पूछना चाहते हो, मैं ज्यादातर चाहूंगा उनसे इंटरेक्ट करूँ मैं। हाँ बेटा, एक एक करके बच्चे अपना क्वेश्चन रखो बेटा, तो ये इंटरैक्टिव सेशन है, सर आपको जानकारी देंगे। कुछ भी आपकी क्वेरी है ना तो आप पूछिए बेटा। सर जो भी बच्चे ऐसे हैं, हाँ पूछो नादिया पूछो। सर जो व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट है जी सर, वो हीरे की तरह क्यों चमकते हैं, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? हाँ बेटा, उसका चमक कैसी है, वो पूरा इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ है, और वो जो मिट्टी जो है ना, मिट्टी के साथ वो नमक इस तरह से मिला हुआ है, और उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उसको अलग अलग एंगल से देखने से अलग अलग दिखता है। आप पास में देखोगे तो अलग दिखेगा, थोड़ा दूर होगे तो अलग दिखेगा। उसमें रोशनी जब पड़ेगी सूरज की तो अलग चमक होती है, उसकी चांदनी में रोशनी में उसकी अलग होती है चमक, ठीक है। तो इस तरह उसका अलग अलग एंगल से उसका जो व्यू है अलग अलग आता है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। एक्चुअली डायमंड में ऐसा नहीं इसमें, लेकिन उसकी रोशनी इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। एक्चुअली बेटा क्या थैंक यू सर। हाँ बेटा, मैं थोड़ा सा इसको अगर फिजिक्स के साथ हम लोग फिजिक्स में पढ़ाते हैं, लाइट जब नमक के अंदर जाती है ना तो बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है, कई बार रिफ्लेक्ट होकर निकलती है ना, तो वो नमक भी चमकने लगता है हीरे जैसा, क्योंकि वो उसका एंगल ऐसा सुटेबल हो जाता है, अलग अलग उसको एंगल मिलता है लाइट को, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है नमक से, तो हीरे जैसा चमकने लगता है। थैंक यू सर। भावेश सर, एक और प्रश्न था क्लास 10th ए की भूमि दुआ की तरफ से कि झूलता मीनार जो है उसके बारे में कुछ और बताइए। जी सर, झूलता मीनार जो है अहमदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा, कालूपुर जो रेलवे स्टेशन है उसके दोनों तरफ ये है, एक तरफ ये एक है, दूसरी तरफ दूसरा है, और आजकल उसको बैन कर दिया, वहां पे कोई जाता नहीं है, मतलब उसको वहां पे ऊपर चढ़ने का अलाउ नहीं है। लेकिन उसको इस तरह से बनाया हुआ है कि सर आप इसके ऊपर अगर चढ़ो, ठीक है, तो पूरा झूलता है। और उसकी एक और चीज ऐसी है कि अंदर से इस तरह जुड़ा हुआ है, जमीन में इस तरह जुड़ा हुआ है कि अगर एक थोड़ा भी अगर हिलता है, ठीक है, तो अगर दूसरा कोई बंदा अगर दूसरे उसमें मीनार में है तो उसको भी वो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। आजकल काफी उसको हो गया, तो उसको अभी वो यूज मतलब उसमें विजिट नहीं करने देते, लेकिन जब हमने बहुत साल पहले उसको किया था, इसमें ये था, तो झूलता मीनार इसलिए उसको कहते हैं। और उसका इतना बेहतरीन कारीगरी उसकी है, इतना सुंदर सा उसको बनाया हुआ है, और उसमें साइंस इतना है कि आप हैरान रह जाओगे कि बनाया कैसे होगा। तो सर उसका ये मेन है। तो एक बार विजिट करना पड़ेगा मीनार। जी सर, कालूपुर अगर आप उतरते हैं तो कालूपुर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ है वो। अच्छा अच्छा जी, वैसे एक बार मैं गया था,
गांधीनगर गया था मैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में एक्चुअली जी जी सर। विजिट किया था मैंने। तो हालांकि झूलता मीनार तो मैं नहीं देख पाया, हाँ और दोबारा एक बार विजिट करके देखने लायक चीज है। वो थोड़ा छुपे हुए ऐसे ज्यादा दिखते नहीं, क्योंकि बिल्डिंग इतनी बड़ी है रेलवे स्टेशन की। तो आप थोड़ा बाहर मेन गेट से देखो तो आपको एक लेफ्ट और एक राइट में दिखेगा आपको। जी बेटा पूछो और किसी का सवाल। सर साबरमती आश्रम में क्यों रखा गया था? क्या बेटा? सर साबरमती आश्रम में साबरमती क्यों रखा गया आश्रम का नाम? बेटा एक्चुअली वो साबरमती रिवर है, उसकी उसके किनारे उसके बैंक, इट इज एट द बैंक ऑफ रिवर साबरमती, है ना। और साबरमती बिल्कुल अहमदाबाद शहर के बीचों बीच में से बहती है। और आप अगर देखोगे तो आजकल सर ने बताया अभी, गौरव सर ने, कि रिवर फ्रंट बन गया है अब तो साबरमती को दोनों तरफ से उसको इस तरह से बनाया है कि बड़ा सुंदर सा दिखता है, उसका एक शेप बन गया है। और बिल्कुल उसके किनारे साबरमती आश्रम है। तो उस आश्रम को गांधी जी ने साबरमती आश्रम नाम दिया था। और वही नदी थी जहाँ से रोज सुबह एक आध लेसन शायद गांधी जी का आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें वो सुबह जाके एक लोटा पानी वहां से लेते थे, एक लोटा ही पानी लेते थे। उनको लगता है कि इतनी मेरी खपत का है, और वो ज्यादा यूज नहीं करते थे पानी जितना वो, इसलिए फिर तो मेन तो नदी के कारण उसका नाम है साबरमती आश्रम। सर रंकच के बारे में बताइए। इसके बारे में बेटा? सर रंकच। कच्छ ऑफ रन। यस, कच्छ ऑफ रन, सॉरी। अच्छा, जितना मैं आपको वर्बली बताऊंगा उससे अच्छा एक बार आप उसका विजिट करो, बहुत मजा आएगा। एक पूरा फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है वहां पे, ठीक। वहां पे नाइट स्टे भी होता है। और वहां पे इस प्रकार से, जैसे मतलब क्या कहेंगे कि जैसे आप शहरों में रहते हैं या कुछ ऐसे ग्रीन एरिया में रहते हैं, वैसा भी वहाँ मजा नहीं है। लेकिन उसका एक अलग भौगोलिक उसका इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे जो मतलब कुछ खास प्रकार के जानवर हैं उनको आप देखेंगे, जो हम गुड़खर वगैरह कहते हैं, कुछ वाइल्ड एसेस वगैरह पे हैं, ठीक है, या कुछ बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। और वहाँ पे खास तो जो कच्छ का जो नॉर्मली क्या है कि गुजरात का कल्चर जो डाइवर्स है, उसमें कच्छ थोड़ा सौराष्ट्र से, मतलब साउथ गुजरात से थोड़ा अलग होता है। तो वहाँ का जो पहनावा है वो साउथ गुजरात से या सौराष्ट्र से थोड़ा अलग होता है। वहाँ की जो घर की बनावट है वो भी थोड़ी अलग है। तो इन सबको लेके बहुत बड़ा फेस्टिवल वहाँ पे होता है, ठीक है। तो और वो काफी बड़ा फैला हुआ है, मतलब वो उधर आप देखो तो समंदर से जुड़ता है, उधर थोड़ा पाकिस्तान की बॉर्डर भी उसको लगती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको एक बार विजिट करना चाहिए। जितना मैं वर्बली बताऊंगा उससे अच्छा आपको वहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में मजा आएगा। जी थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर व्हाट अबाउट सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल जैसे सर ने बताया था कि वो एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, बड़ा सुंदर सा है। और अभी हम जो सोमनाथ टेम्पल देख रहे हैं वो अभी कुछ सालों पहले रिनोवेट हुआ है। हम ये जानते हैं इतिहास में कि मोहम्मद गजनी ने उसको 17 टाइम्स उसको लूटा था, और वो काफी रिच वो था, और उसको बहुत बार लूटा गया था, उसको डैमेज किया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बार बार उसको अच्छे से बनाया गया। अभी आप जाओ, बड़ा सुंदर सा एकदम समुद्र किनारे है, वो समंदर किनारे है बिल्कुल। और कहते हैं कि वहां का जो समंदर है उसके पीछे एक दीवार बनी हुई है, और समंदर सबसे ज्यादा तूफानी अगर कहो तो वहां पे है। तो पूरी लहरें वहां पे टकरा के वो मंदिर तक ऐसे उछलती है ना। तो बड़ा सुंदर सा मंदिर है, तो सौराष्ट्र में, साउथ गुजरात में। सर जी सर गुजरात में कितने डेजर्ट हैं? डेजर्ट तो एक ही बेटा, लेकिन जो कच्छ में है ना, जो रण, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक उसको कहते हैं कच्छ नानू रण, दूसरा कहते हैं कच्छ मोटू रण, मतलब छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान, उसको ऐसे बांटा हुआ है एक ही जगह पे वो। थैंक यू सर। ओके। और आपको सर शायद, हाँ जी जी सर मुझे एक चीज जाननी थी जी कि बेटा। सर मैंने सुना है कि 80% हीरे वो गुजरात के सूरत में पॉलिश किए जाते हैं। तो सर गुजरात में एक खदान है हीरो की, या कहीं से एक्सपोर्ट होते हैं? नहीं, गुजरात में खदानें तो बेटा मुझे इतने फैक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन इतने नहीं है गुजरात में खदानें नहीं है हीरे की। लेकिन जो उसका पॉलिशिंग का काम है वो सूरत में होता है। आपने जो जानकारी परफेक्ट दी कि 80% उसका तो बहुत बड़ा, इसलिए उसको सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है ना। जैसे भी साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, हाँ?
आप किम्बरले के बारे में बात कर रहे होंगे शायद। हाँ हाँ, तो इस तरह से गुजरात में मतलब या इंडिया में कह लो तो सूरत इस तरह से डायमंड सिटी का है। तो हीरे पॉलिश करने का काम होता है। डायमंड की खदानें नहीं है बेटा यहाँ पे, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले की खदानें, वैसे यहाँ कोई खदान इस तरह से नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। और मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, शायद सर ने कवर किया था नहीं किया था, कि जो हिमालय से भी पुरानी जो अरावली माउंटेन रेंज है वो गुजरात से शुरू होती है। मैं जिस एरिया को बिलोंग करता हूँ, साबरकांठा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ईडर नाम का एक तहसील है, ब्लॉक है, तो बिल्कुल उसके सामने से अरावली शुरू होती है और वहां से शुरू होकर राजस्थान को क्रॉस करके आपकी जेएनयू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां तक वो फैली हुई है। तो एक आपको एक बहुत बड़ी जानकारी है, और वो हिमालय से पुरानी है अरावली माउंटेन रेंज, जो गुजरात शुरू होती है। कोई बच्चे को पता है कि हीरो की खदान सर कहाँ व्हाट है? अबाउट फोर्ट? क्यों बेटा, अभी हीरो की खदान की बात चल रही थी, कोई बच्चा बता सकता है कहाँ पे है हीरो की खदान इंडिया में? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। सर पन्ना, मध्य पन्ना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा। हाँ, रिया द्विवेदी कुछ पूछ रही थी बेटा, पूछ लो। सर कृष्णा नदी। सर व्हाट अबाउट उपरकोट फोर्ट? ऊपरकोट बेटा मध्य प्रदेश। जी जी जी, एक एक करके पूछो। ऊपरकोट जो है, आपने गिर फॉरेस्ट के बारे में सुना गौरव सर से, तो गिर फॉरेस्ट जो है जूनागढ़ में है, जूनागढ़ से पास जो मिलता है। तो गिरनार वहां पे एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है। और ऐसा इतिहास कहते हैं गिरनार उससे भी बहुत बड़ा था, लेकिन एक राजा जो है राखेंगार, उनसे एक कहानी जुड़ी हुई है और कहते हैं कि काफी गिर गया हो, उसमें कितना सच हम नहीं जानते। लेकिन वहां पे जो ऊपर सिद्धराज जयसिंह जब यहाँ से अटैक करने के लिए गए थे पाटन से, ये बहुत बड़ा इतिहास है उसका। तो बेटा जब वहां गए थे, उन्होंने ऊपर एक किले जैसा बना दिया था, उसको ऊपरकोट कहते हैं। और वो किला इतना जबरदस्त था, उनके पास इतना सामान था कि 12 साल तक उस ऊपरकोट में सारे लोगों को उन्होंने खाना वाना खिलाया। और इतना उनके पास, आप जाओगे तो पता चलेगा वहां पे कि वहां पे धान वगैरह रखने की बड़े बड़े उसमें जगह है, और उनका अपना पानी वगैरह का भी व्यवस्था थी वहां पे, ठीक है। तो वो जो किला बना उसको ऊपरकोट कहते हैं। ऊपरकोट इसलिए कहते हैं कि काफी हाइट पे इस तरह से है, ठीक है। तो वो आपका पड़ेगा जूनागढ़ में, जो गिरनार माउंटेन है उसके पास। सर आपने ठीक सवाल। हाँ बेटा, शिवम चौहान क्या पूछ रहे थे आप? सर की अच्छे से आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो आ रही है सर की, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है, आवाज आ रही है सर की, थोड़ा सा वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा भावेश अच्छा। जी। बाकी जी। ठीक है, आवाज तो आ रही है सर की। जी, अभी ठीक है सर? हाँ हाँ, अभी अच्छे से आ रही है। अच्छा, यहाँ का वॉल्यूम इसका कम। हाँ बेटा, और कोई बच्चों को कुछ पूछना है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी हाँ, पूछिए। सर सोमनाथ टेम्पल कब बना था और किसने बनाया था? सोमनाथ टेम्पल बेटा, हाँ वो तो अब बहुत बार बना है एक्चुअली, और काफी बार वो उसको डैमेज किया, रिनोवेट उसको किया था एक्चुअली। मुझे उसका जो ईयर है वो याद नहीं है, लेकिन वो काफी बार टूटा था वो। और अभी जो हम देख रहे हैं वो सबसे पहले जो बना था वो नहीं है, ठीक है। सर वहाँ हीरा इतना चमकदार क्यों होता है? जी बेटा, सर वहाँ हीरा एकदम चमकदार क्यों होता है? कहाँ पे? सर गुजरात। हीरा सर चमकदार बिकॉज ऑफ लाइट की इफेक्ट होती है। नहीं, मतलब सवाल मैं नहीं समझ पाया आपका। हीरा चमकदार क्यों होता है मतलब? वो पॉलिश करने के बाद वो चमकता है, वो तो पहले ऐसे रॉ होता है।
बेटा हीरा तो चमकदार ही होता है, हीरे की क्वालिटी होती है कि हीरा बहुत चमकदार होता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड सर मॉर्निंग। आप द्वारिका में रहते हैं तो थोड़ा द्वारिका के बारे में बताइए ना। वहाँ मतलब कि अभी कृष्णा जी के वहाँ कुछ देखने का है क्या? कुछ हाँ। बचा है मतलब वहाँ कुछ अगर जैसे टूरिस्ट करने जाए तो वहाँ कुछ ऐसे कुछ देखने के लिए बचा है? हाँ बेटा, द्वारका जो है जैसे मैंने पहले बताया कि वो 4 धाम जो इंडिया के उसमें से एक है। और यहाँ पे आसपास में जो मेन तो मंदिर उसका है, वो काफी पुराना मंदिर है। ठीक है, और उसमें भी ऐसा है कि वो पुराना जो मंदिर बना होगा वो तो काफी डैमेज हो गया। तो उसके बाद अभी जो मंदिर है वो मुझे लगता है कि कुछ 300-400 साल के आसपास रिनोवेट हुआ होगा, है ना, रिनोवेट उसको किया होगा। तो मेन तो कृष्ण का मंदिर है। उसके पास जहाँ हमारी स्कूल है उसके सामने एक रुक्मणी मंदिर है। ठीक है, उसका भी एक दुर्वासा ऋषि को लेके पूरा एक कहानी है। और यहाँ 15-16 किलोमीटर पास में ज्योतिर्लिंग है जो नागेश्वर मैंने कहा, वो है। फिर Yes, गोपी तालाब नाम की एक जगह है। अभी एक ब्लू फ्लैगशिप के साथ एक शिवराजपुर बीच यहाँ बना हुआ है। एक बहुत सुंदर सा बीच है, बहुत प्यारा सा और साफ सुथरा सा, वो आप देख सकते हो। तो एक पूरे दिन का या 2 दिन का पूरा ट्रिप है। और फिर बेट द्वारिका तो है ही, जो लास्ट जंक्शन ऑफ वेस्टर्न रेलवे है। ठीक है, तो वो बेट द्वारिका है। और जो आप कहते हैं इतिहास में हम सुनते हैं कि भाई ऐसी कोई द्वारिका बड़ा शहर था और इस तरह डूब गया, तो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट वो पूरे सब इसको खोजते हैं इस तरह से। तो ऐसा कोई सॉलिड कुछ उसका नहीं मिला है, कुछ अवशेष उसके मिले हैं, लेकिन वो थोड़ा कहना इट विल बी टॉकिंग इन एन एयर। तो बाकी तो है, आप 2 दिन का ट्रिप कर सकते हैं यहाँ, है ना। बड़ा सुंदर सी जगह है, काफी द्वारका के आसपास भी देखने लायक है। तो सर वहाँ कुछ भी नहीं बचा है अभी तक? सब कुछ बचा है नहीं है, मतलब वो जो मंदिर महल है, लेकिन बनाए जो पुराना जो कहते हैं वो इस तरह से नहीं है। ओके सर। अभी आप पूछ रहे थे तो अच्छा पूछा है, क्योंकि जो सोमनाथ का पूछा था आपने, तो मुझे भी उसका एग्जैक्ट पता नहीं था कब पहले बना था, तो मैं नेट से देख रहा था। अच्छी बात है, ना पता हो तो ये बोलना कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसमें देख रहा था। तो जो पॉपुलर ट्रेडिशन है कि जो शिव टेम्पल जो सोमनाथ शिव टेम्पल है, तो वो कहते हैं कि इज बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट एट सोमनाथ अननोन टाइम इन द पास्ट। देखो इसमें यही कह रहा है, आपका इंटरनेट भी यही कह रहा है कि कुछ फिक्स टाइम नहीं है कि वो कब बना है, लेकिन एक ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो यादवा किंग्स थे, है ना, उन्हें 649 सी में या 725 सी तक में उसने बनाया था। ठीक है, तो क्योंकि मुझे भी यही उसकी एग्जैक्ट जानकारी यही थी, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक फोटो है जिसे आप देख सकते हो कि ये 1869 में ऐसी इमेज थी। तो सोचो उसके पहले कैसा होगा वो। ठीक है, तो बहुत बार टूटा है, तो एग्जैक्ट कब बना है वो कहना मुश्किल है। उसको रिनोवेट बहुत बार हुआ है, और जब हमारा देश आजाद हुआ तब उसको अच्छे से, अभी जो हम मंदिर देख रहे हो तब का रिनोवेशन है वो, 1951 का। ठीक है बेटा, तो एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर, मतलब कि वो इतना पुराना है और 1991 में इतना सा बचा था, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं। 1951 से पहले वो काफी डैमेज हुआ था। ठीक है, 1869 की तस्वीर है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज वगैरह यहाँ पे थे, सो मे बी दे डिडंट पे अटेंशन टू रिनोवेट इट। एंड सो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू मंदिरों को हम इस तरह से रिनोवेट करते हैं, तो तब ये बहुत बड़ा टास्क लिया गया है और सोमनाथ को अच्छे रिनोवेट किया गया, सुंदर सा मंदिर बनाया गया जो भी हम देख रहे हैं। तो 1951 में और सरदार पटेल जी ने ये इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, इसको उसका जीर्णोद्धार जिसको हम कहते हैं, जीर्णोद्धार करने का, और उसको अच्छे से बनाया गया था। तो अभी हम जो देखते हो 1951 का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जो अभी ऐसा दिखता है, अभी जो ये वाला है। ओके सर, तो ये 1951 का थैंक यू सर। पहले एग्जिट कब बना, हाँ वो थोड़ा कहना मुश्किल है जी। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भावेश सर, एक बच्चे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है सर, कि उसके बारे में आप बताइए। हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी लेटेस्ट है, इन्हीं की जनरेशन का, तो ये लोग जानते हैं। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि सबसे टॉलेस्ट वो स्टैच्यू है, वो सब जानते हैं। और इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम इसलिए दिया गया है कि हम जानते हैं कि जो हमारा देश आजाद हुआ था, तो जो हमारे 500 से भी ज्यादा जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे,
उसको एक करने का काम सरदार पटेल ने किया था, है ना। उसको लौह पुरुष कहते हैं और वो यूनिटी के एक सिंबल थे, तो इसलिए उनको उनकी याद में ये बनाया गया। अच्छा, इसके दो रीजन है। एक तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसको बनाया, उसको नाम दिया क्योंकि यूनिटी के पक्षधर थे और उन्होंने यूनिटी कायम की थी इंडिया में। जो आज यूनाइटेड इंडिया है वो कहीं ना कहीं उनके कारण है। दूसरा कि वो बिल्कुल सर गुजरात के फेमस आर्ट के बारे में बेटा, हाँ मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूं। और ये जो है बना है बिल्कुल नर्मदा जो नदी है, हम जानते हैं कि नर्मदा जो रिवर है वो 3 स्टेट से उसका कनेक्शन है। उसका मतलब जो उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बाकी जो कुछ है उससे कनेक्शन है। जो इसमें आपका एक गुजरात है, एक आपका यूपी है और एक आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तो सुनो सुनो सुन लो बेटा, आप लोग माइक ऑफ रखिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप मैसेज कर दीजिए, पूछ लिया जाएगा बाद में। अभी सर कुछ बता रहे हैं, उसे सुनिए ध्यान से। हाँ, तो वहां पे सबसे बड़ा डैम जो बना हुआ है नर्मदा रिवर पे, उसका नाम है सरदार सरोवर डैम, और वो शायद उनके हाथ से उसका खादमुहूर्त हुआ था। तो ये स्टैच्यू बिल्कुल नदी के पास बना हुआ है, तो आप जब दूर से इसका नजारा देखते हो बड़ा सुंदर सा लगता है, ठीक है। और बाकी इसका जो टेक्निकल पार्ट है कि किस तरह कैसे बना, उसमें क्या यूज किया गया, आप जानते होंगे कि पूरा आयरन वगैरह पूरा कलेक्ट किया गया था पूरे स्टेट से, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे है बेटा, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया क्योंकि वो सरदार पटेल का स्टैच्यू है और वो यूनिटी के पक्षधर थे, यूनिटी के सिंबल थे, इसलिए ऐसा दिखता है। और बिल्कुल इसके पास रिवर है, और रिवर जो है वो वहां पे डैम बना हुआ है बहुत बड़ा, दिख रहा है? यस सर। यस सर। जी यस सर। सर जी, पूछिए और। हाँ, 182 मीटर उसकी 182 मीटर्स उसकी हाइट है, जो 597 फीट होता है, 597 लगभग 1000 फीट ऊंचा है वो। और उनके आर्किटेक्ट जो थे राम सुतार थे। और वो लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बेटा यहाँ नहीं उसके है। अंदर भी जा सकते हैं। एक मिनट, थोड़ी शुरू कर लो। हाँ बेटा पूछो और। सर उसके अंदर भी जा सकते हैं, किसके अंदर? यूनिटी के अंदर, स्टैचू के अंदर। नहीं नहीं, अंदर अंदर का नहीं है, उसमें अंदर का नहीं। आसपास परिक्रमा कर सकते हैं, और उसकी इस तरह से साथ ऊपर जाके देखने का ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यस सर। सर गुजरात के फेमस आर्ट के बारे में बताइए ना। आर्ट सर। आर्ट किस फॉर्म में? आर्ट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। सर लाइक जारी। लाइक जरी काम। यस जारी। सॉरी सर वो जारी कपड़ों पे होती है आर्ट। जरी काम होता है, हाँ जरी। इसमें एक बहुत फेमस है जो सर ने बताया था, गौरव सर ने, कि एक पटोड़ा बनता है पाटन का, और वो कहते हैं कि उसको बनने में भी कभी कभी 6-7 महीने 1 साल लग जाता है, इतना बारीक काम उसमें होता है। भरत काम भी कहते हैं उसको, ठीक है। और बहुत महंगा बिकता है वो, ठीक है। तो एक आर्ट में एक वो है। अगर हम पहनावे वगैरह की बात करें, ठीक है, ट्रेडिशनल जो थे, हाँ गोल्डन थ्रेड से भी होता है, ठीक है। और क्योंकि आर्ट्स के बहुत सारे प्रकार है ना, आर्ट्स में अगर आप फिर ये पहनावा ले लो तो ये हो जाएगा। आर्ट में अगर आप म्यूजिक लोगे, ठीक है, तो म्यूजिक में बहुत है। एक सौराष्ट्र का पूरा म्यूजिक है, उसका यहाँ घराना वाला इस तरह से नहीं है, लेकिन जो भजन्स वगैरह है वो है। दुहा वगैरह इसका एक प्रकार है, दुहा और हाइकू, ठीक है। वो उसकी सिंगिंग वगैरह में होता है, म्यूजिक में होता है, ठीक है। अगर हम खाने वगैरह की बात करें तो ट्रेडिशनल उसकी थाली है गुजरात की, ठीक है। उसके फरसान वगैरह बारे में सर ने बताया था, ठीक है। तो आर्ट में इस तरह से पूरी कलाएं के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। ये कौन सा जरी काम है? जरी वर्क जो आपने पूछा बेटा, देखो ये रहा। जी ये वीडियोस बेटा ऑफ कर लो जिनका हाँ मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं।
बताओ और कोई सवाल है बच्चे? सर स्टैचू ऑफ यूनिटी कब से बनना स्टार्ट हुआ था? क्या बोले बेटा? सर स्टैचू ऑफ यूनिटी कब से बनना स्टार्ट हुआ था? आई थिंक 2013 में हुआ था। यस सर 2013 में हुआ सर था। अबाउट उनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर तब शुरू हुआ था वो। 19 सर अबाउट डांस ऑफ गुजरात डांग ऑफ गुजरात डांस ऑफ गुजरात। अच्छा, तो डांस में तो मेन हम जानते हैं कि हमारा गरबा है मेन, जो डांडिया वगैरह जो है, ठीक है, जो खास करके जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं और नवरात्रि में खास वो खेला जाता है, उसका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। आजकल उसमें बहुत सारा वेरिएशंस आ गए हैं, लेकिन जो शेरी गरबा इसको कहते हैं गुजराती में, शेरी गरबा होता है कि एक दिया वगैरह रख के तो उसके आसपास जो महिलाएं होती है वो गरबा वगैरह करती है। तो मेन जो मूल है वो शेरी गरबा है, बाकी उसमें बहुत सारे फॉर्म्स अभी अलग अलग आए हैं। तो डांडिया और गरबा, इसके अलावा कोई और फेमस से बहुत बड़ा कुछ हो नहीं है, लेकिन हाँ जो मतलब ट्राइबल्स वगैरह कुछ जो है यहाँ पे, मतलब डांग या हवा की तरफ है, वलसाड की तरफ है, या थोड़े ट्राइबल्स हो रहे हैं, उनका अलग अलग थोड़ा फोक डांस वगैरह होता है। जी सर जी स्टैचू ऑफ यूनिटी ब्रॉन्ज का बना है? जी ब्रॉन्ज का बना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं यूनिटी? नहीं नहीं, वो इसमें एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब भी कोई स्टैचू बनता है ना तो किसी एक मटेरियल से नहीं बनता है। किसी इंडिया में से बनेगा तो वो ड्यूरेबल नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में कितने डेजर्ट तो है? जी जी सर इंडिया में कितने डेजर्ट हैं? सर हाउ तो सिद्दीकी सर कैसे करे, वाइंड अप करे? हाँ प्रिंसिपल सर, तो आई थिंक अभी दिख नहीं रहे हैं मुझे, तो अभिषेक सर। जी सर भी जुड़ गए हैं। सिद्दीकी जी मैं ज्वाइन था, फोन पे बात कर रहा था एक्चुअली, तो फोन आ गया था। तो अच्छा भावी जी, फिर हम कुछ बच्चों को सेंटेंस बताने वाले थे लास्ट में, सेंटेंसेस। हाँ तो सर बता रहे थे, फिर मैं सोचा कि शायद वो पार्ट में कर लेते, लेकिन और अगर कुछ पूछना चाहते बता सकते हैं। वो महात्मा गांधी का जो फेमस भजन था जो अक्सर गुनगुनाया जाता है उनके बर्थडे पे, उसे वो गुजराती में है, वैष्णव जन तो मेरे कहिए। हाँ वो नरसिंह मेहता नाम के, बहुत लोग इसको ये समझते हैं कि गांधी जी ने लिखा था, उन्होंने लिखा नहीं तो उनको पसंद था वो। तो नरसिंह मेहता नाम के एक भजनिक थे, एक संत थे, उन्होंने वो लिखा था। सर इंडिया में कितने डेजर्ट हैं? बेटा एक मिनट, अभी सर कुछ बता रहे ना भजन के बारे में, पहले वो बताने दो फिर पूछना बेटा। जीके के क्वेश्चन, जीके का मेरा भी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तो वही भजन अक्सर, और वो इसलिए था कि उसमें पूरा एक वैष्णव जन के बारे में बताया गया था, जेंटलमैन क्या होता है। और गांधी जी हम जानते हैं कि वॉज मैन ऑफ आइडियल्स, तो उसमें पूरा बताया गया कि मतलब एक मैन ऑफ आइडियल क्या होता है, तो भजन में पूरा बताया गया, इसलिए उनको पसंद था। तो वो भजन हमेशा वो अपनी प्रार्थना में गुनगुनाते थे, गाते थे। ठीक है, तो फिर इसको फिर क्लोज किया जाए क्या गुप्ता जी? फिर कंप्लीट हो गया। जी सर, बाइंड अप कर सकते हैं सर, और आगे भी जो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, एक दिन में वो क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, और वो जितना जानते हैं उतना ही और जानने की इच्छा रख रहे हैं सर, तो वो प्रश्न अपने पास रखें। मैं चाह रहा हूँ कि डाउट सारे क्लियर हो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो सर मैं चाहता हूँ कि अभिषेक सर बच्चों के सारे डाउट जो है मुझे फॉरवर्ड कर लेंगे गुजरात को लेके रिटर्न। जी 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 बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा पूरे उसके आंसर देने की। जी, तो जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर उनके पास कोई भी डाउट है गुजरात से रिलेटेड, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, और मैं वो सारे प्रश्न एक जगह कंपाइल करके मैं भावेश सर को भेज दूंगा, और वो आंसर पहले से रखेंगे ताकि आपको और अच्छे से जो है उसके बारे में सॉलिड जानकारी जो है कुछ और दे सके डिटेल्स में। तो आप लोग अपने प्रश्न रखिए और सोचते रहिए, जितना सोचेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतने ही आपके पास और प्रश्न आएंगे। तो सर अभी किया जा सकता है सर, वाइंड अप किया सकता है। मैं खास तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मुझे ये आपने मौका दिया, और मैं बता नहीं सकता, सिद्दीकी सर जानते हैं मैं कितनी क्लोजली जुड़ा हुआ स्कूल से, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है सर।
मतलब झगराखंड मेरा समझ लो कि इट इज वन ऑफ द बीट्स ऑफ माय हार्ट। बिल्कुल, हम लोग समझ सकते हैं और इसीलिए आपको इनवाइट किया गया था। तो हम लोगों को भी उतना ही अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, और आपने अपना समय दिया हमारे बच्चों को, तो पूरे स्टाफ की ओर से, पूरे प्यारे बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मैं तो चाहूंगा कि आगे भी ऐसे वेबिनार आयोजित होते रहें, और मैं बिल्कुल बिल्कुल सर आने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल मैं। आगे भी आप जुड़ते रहें। बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, ऐसी जानकारी आप और देते रहें। और मैं चाहूंगा कुछ वीडियोस वगैरह भी, अगर वहाँ के कुछ खास डांस के, फोक कल्चर के कुछ वीडियोस हों तो वो भी कृपया बच्चों के साथ शेयर करिएगा। आज तो काफी जल्दी में वेबिनार आयोजित हो गया, तो हालांकि फिर भी बहुत बहुमूल्य जानकारी निकल के आई गुजरात स्टेट के बारे में, और बहुत अच्छी बातें हमको भावेश जी ने बताई। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी स्टाफ मेंबर्स भी जो जुड़े हुए हैं, सिद्दीकी जी को धन्यवाद, गुप्ता जी को धन्यवाद, ब्रिजभान जी को धन्यवाद, और अभिषेक मौर्य जी को धन्यवाद। जितना मैं देख पा रहा हूँ लाइन में और भी स्टाफ मेंबर्स जुड़े हुए हैं, गौतम जी, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स जुड़े हैं। सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो जो बाय बाय है उस गुजराती में आवजो कहते हैं। आवजो। तो हम कहेंगे सब आवजो सर। आवजो 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 भावेश जी, आवजो। ओके, थैंक यू सो मच सर, आई एम सो ग्लैड टू बी। ठीक है सर। हेलो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ब्रिजभान सर कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे नेक्स्ट सर फ्लैग डे का टाइम है। बोलिए ब्रिजभान जी, बताइए। 10 बजे शुरू है। छोड़ना। ब्रिजभान जी आप बोलिए। हाँ सर, 10 बजे से फ्लैग डे भी है सर, फ्लैग डे का भी आयोजन करना है सर। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ये इसी मीट पे अलग से है सिद्दीकी जी? वो कल लिंक दिया है सर ने, ब्रिजभान सर। आवजो का मतलब क्या है? बाय 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 नाम उसका मतलब है बाय बाय। वही है काव्य। आवजो का मतलब होता है बाय। भावेश सर जी सर, पहचान पा रहे हैं? हाउ सर, हाउ